हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। यहाँ से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। और इस ऐप के डाउनलोड करते ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी और इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री जो है जीएस पॉइंट ऑफ से पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है एंथ्रोपोलॉजी, मैं हिंदी मीडियम में आपसे ले रहा हूँ। मेरा कोड है UGM10। इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, मेरे वीडियो को देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर चीज़ है ये? ठीक। यूपीएससी के द्वारा देखिएगा बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वह यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अनअकैडमी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी समरी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ऑप्शनल कोर्सेज, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी, आंसर राइटिंग कोर्सेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। ठीक है। जीएस सब्सक्रिप्शन जो है दो कोर्सेज में अवेलेबल है, एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। जैसे एक महीने की फीस 9,000 रुपये है और 12 महीने की फीस जो 49,500 रुपये है। मेरा कोड UGM10 का यूज करते हैं और एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार जो है जीएस जो है आइकनिक सब्सक्रिप्शन में जो है वो 12 महीने से 36 महीने के लिए अवेलेबल है। ठीक है। 12 महीने की फीस जो है 59,500 रुपये है। मेरा कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है वो 10% का फायदा मिलता है। ठीक है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी 1 महीने से लेकर 36 महीने के लिए अवेलेबल है। 1 महीने की फीस जो है 5,000 रुपये है और 12 महीने की फीस जो है 27,500 रुपये है। मेरा कोड UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है 10% का बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अन अकेडमी सबमिट 2.0 30 31 को होने वाला है। सबमिट टू ट्रांसफॉर्म योर सीएससी प्रिपरेशन, टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सर्विंग योर नेशन दिस ईयर। गेट स्टार्टेड और योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन विद अन अकेडमी सबमिट 2.0। 2 day summit curated especially for civil services aspirants. Succeed in your country's most converted exam with this free to attend सबमिट्स। क्लियर चीज़ है, ये स्पीकर्स हैं, देखिए आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो जरूर इसमें आप क्या कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है। देखिएगा आपको जो पहले भी बहुत सारे सभी प्रकार जो मेरे लेक्चर उसमें मैं आपको बताते रहा हूँ कि जो है कॉन्टेस्ट का आयोजन जो किया जा रहा है 7 फरवरी 2021 को, जिसमें जल्द से जल्द इनरोल कीजिए। और जो कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट है इस पैटर्न में है आपका। ठीक है। और जो इसमें बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस हैं, और रैंक 1 से जो 3 तक आएगा उसको 3 मंथ यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। और रैंक 4 से लेकर 150 तक जो है 1,000 रुपीज का अमेजन वाउचर जो है दिया जाएगा। क्लियर चीज है ये? ठीक। देखिएगा आइकनिक प्राइस जो है अभी बढ़ने वाले हैं, इसलिए जल्द से जल्द आप एडमिशन लीजिए। और तैयारी जो है टॉप एजुकेटर्स के साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से आप कीजिए। और अपने सपनों को एक नई दिशा दीजिए, जो आपने सोचा है वह इस साल आपका पूरा हो। ठीक है। तो जल्द से जल्द जो है एडमिशन लीजिए। और स्टूडेंट देखिए, आज मैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में जो है एमसीक्यू लाया हूँ। मोस्टली जो है मैं यहाँ पे 3 टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, पार्लियामेंट, कैबिनेट और एफआर। इसके साथ कुछ और मिसलेनियस भी ऑब्जेक्टिव हैं इसमें, लेकिन मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव है वो पार्लियामेंट, कैबिनेट और फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड हैं। तो आप बिल्कुल बने रहिए। आप लोगों की बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बार बार आग्रह कर रहे थे कि सर एमसीक्यू लेकर आइए कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के संदर्भ में। ये जो मैं एमसीक्यू जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है। तो ये एमसीक्यू जो विभिन्न प्रकार की स्टेट पीसीएस के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में जो फैक्चुअल क्वेश्चन है और कुछ कॉन्सेप्ट जो पूछे गए हैं, उसका जो है कंपाइलेशन करके मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ जो है मौलिकता रूप से, जैसे कि एग्जामिनर जो एक परीक्षार्थी जो है परीक्षा हॉल में जिन चीजों का सामना करता है और कैसे सोचता है, उसी पैटर्न से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मेरे साथ जो है एमसीक्यू को लगाइए। और जो भी आपको देखते हैं, आप मेरे से पहले के हैं कितना उत्तर जो है, आप प्रश्न जो है आंसर, आप मेरा वीडियो जब भी लेक्चर सुन रहे होंगे तो जरूर उसको टेक्स्ट कीजिएगा। और देखें कौन स्टूडेंट जो है पहले आंसर देता है, किसकी तैयारी अच्छी है। ठीक है। और यह जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्लासेस जो मैंने आपको लिया है, उस पर बेस्ड ये एमसीक्यू है। तो मेरे क्लासेस जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, जो आपके अन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो आप पूरे पूरे क्लासेस को आप देखिएगा। और एमसीक्यू को भी मेरे साथ लगाइए। ठीक है।
तो हम याद लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को कार्यकाल को पूरा होने से पहले जो है भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से। ये ऑप्शन है। बी है प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से। सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से। डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री की पति द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, होना चाहिए डी होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या कर सकता है राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को कार्यकाल होने से पहले ही क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर चीज है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, लोकसभा को आहूत करने का, लोकसभा को स्थगन करने का, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को होता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेकर क्या कर सकता है, लोकसभा को वह भंग कर सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक। तो आप लोग क्वेश्चन बन रहा है ना। अब देखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजता है। ठीक है। तो लोकसभा में प्रतिनिधि का मतलब उस राज्य में लोकसभा की कितने सीटें हैं। तो लोकसभा की जो सीटें होती हैं वह जो है जनसंख्या के आधार पर डिसाइड है। तो जिस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी स्टूडेंट्स, वहाँ की जो है सीटें, वहाँ जो है लोकसभा के कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे। और वह राज्य जो है लोकसभा से ज्यादा, लोकसभा में अपनी ज्यादा कैंडिडेट चुनकर भेजेंगे। तो इसका आधार क्या है, जनसंख्या है। तो आपके ऑप्शन में जिस राज्य के जो राज्य दिए हैं उन राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है अभी उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो उत्तर प्रदेश जो है लोक लोकसभा में सबसे ज्यादा जो है प्रतिनिधि भेजता है। ठीक है। लोकसभा को नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिएगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। ए ऑप्शन है वर्ष में एक बार। बी ऑप्शन है वर्ष में दो बार। सी ऑप्शन है वर्ष में तीन बार। और डी ऑप्शन है वर्ष में चार बार। तो आपको मालूम है, जैसे आपने मेरे क्लास में पढ़ा है, मैं आपको बताया था कि पार्लियामेंट में कितने होते हैं, तीन सेशन होते हैं साल में। और प्रत्येक दो सेशन के बीच में जो है 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस प्रकार हम बात बात करते हैं कि पार्लियामेंट में तीन सेशन होते हैं। ठीक है। कौन कौन से सेशन होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, और शीतकालीन सत्र होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है होगा सी होगा, कि वर्ष में 3 बार। ठीक है, तीन सेशन होते हैं। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बनाइए साथ में, देख रहे हैं कौन व्यक्ति सबसे पहले आंसर दे रहा है भाई। ठीक है। तो लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में होता है। ठीक है। तो लोकसभा का सचिवालय जो है किसके नियंत्रण में हो रहा है, देखिएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ये ऑप्शन है। ये नहीं होगा। ठीक है। संसदीय मामलों की मंत्रालय द्वारा, ये भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होगा। तो लोकसभा का जो सचिवालय जो नियंत्रण किसके अधीन होता है, वह लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है। तो लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन होता है, लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के अधीन होता है। क्लियर चीजें। रिकॉल कीजिए अपने मेमोरी को और उसके आधार पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किस संबंध में होती है। क्लियर चीजें। तो ये क्वेश्चन पड़ेगा भारतीय संसद, इसको भारतीय पढ़ेंगे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस संबंध में होती है। तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि संसद के दोनों के संयुक्त उस अधिवेशन की बुलाने की जाने की व्यवस्था जो है आर्टिकल 108 के तहत की गई है। जब दो, जब सामान्य जब साधारण बहुमत का जो बिल पारित, सामान्य विधेयक जब आता है और दोनों सदनों में जो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस गतिरोध की जानकारी किसको देता है, स्पीकर राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन को रिकॉल करता है। ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके, तो साधारण विधेयक के संदर्भ में बैठती है। इसका आंसर क्या होगा, साधारण विधेयक होगा। क्लियर है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में तो बैठक बैठती नहीं है, वित्त विधेयक के संदर्भ में भी नहीं बैठती है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में भी नहीं बैठ रही है। तो किसके संदर्भ में बैठ रही है, यह साधारण विधेयक के संदर्भ में जो है क्या होता है, यह संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। क्लियर चीज है ये। तो याद रखेंगे किसके संदर्भ में, संयुक्त बैठक निम्नलिखित किस संबंध में होता है,
साधारण विधेयक के संदर्भ में होता है, जब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार या परामर्शदाता कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि में द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता जो है एजीआई होते हैं स्टूडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनको हमें क्लियर चीजें ये एजीआई के नाम से हम इनको जानते हैं, जिनके बारे में जो है आर्टिकल 76 में इनके बारे में संविधान के में बताया गया, किसमें आर्टिकल 76 के में इनको बताया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में। ठीक है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसका नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कैबिनेट की सलाह पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कि कौन से वो सही उत्तर को इंगित कीजिए। ठीक है। धन विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो आपको मालूम है राज्यों के मनी बिल के संदर्भ में बात करता है, और मनी बिल जो है हमेशा जो है वह किसके लोकसभा या राज्यों के विधान सभाओं में आते, विधान परिषद का इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, या राज्यसभा का रोल नहीं होता है। तो धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो क्या है ये स्टेटमेंट गलत है। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो ये सही लग रहा है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और धन विधेयक विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्तुत किया क्यों? धन विधेयक जो है विधान परिषद में ही प्रस्तुत किए जाते, विधान सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन को देखने पर हमको क्या लगता है? तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? सी को करेक्ट करेंगे। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? विधान पर सभा में लाया जा सकता है। ठीक है। विधानसभा में ही लाया जाता है, राज्यपाल की पूर्वानुमति से। स्टेट के संदर्भ में है। क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शासन का प्रधान कौन होता है? भारत में शासन का प्रधान देखिएगा, भारत के ऐसे तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन हो रहा है? यहाँ हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे वास्तविक शब्द यूज नहीं किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा? डी होगा, राष्ट्रपति होगा। क्लियर चीज है ये। तो भारत में शासन का प्रधान कौन हो रहा है? राष्ट्रपति हो रहा है। अगर यहाँ वास्तविक शासन का प्रमुख पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या होता? सी प्रधानमंत्री होता। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी राष्ट्रपति होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर बताइए। क्या है? सही उत्तर बताइए। ठीक है। संसद के दोनों सदनों में किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का विनिश्चय या निर्णय किया जाता कौन करता है? ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों के किसी सदस्य की योग्यता के प्रश्न का निर्णय कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के चेयरपर्सन के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के किसी सदस्य की योग्यता के प्रश्न अगर होता है, तो इसमें जो है मोस्ट पावरफुल जो व्यक्ति होता है वह लोकसभा का स्पीकर होता है स्टूडेंट्स। और दल बदल कानून के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो लोकसभा के स्पीकर का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही इसका बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर ए। क्लियर चीज है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन जो है लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? ठीक है। अभी आपको बताया कि आर्टिकल 108 के तहत जो है क्या राष्ट्रपति जो है आहूत करता है क्या? संयुक्त अधिवेशन। और उसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? स्पीकर करता है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। और क्या होगा? स्पीकर होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन की सभापतित्व करता है? तो उसका आंसर क्या होगा? स्पीकर होगा। क्लियर चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल जो है एजीआई के अधीन काम करता है, और यह क्या है? एक न्यायिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो यह न्यायिक सलाहकार है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा स्टूडेंट्स। क्लियर चीजें।
तो आप लोग बनाइए, सोचिए, मेरे साथ बने रहिए क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए मेरे से पहले कौन जवाब दे रहा है, ठीक है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्य की विधानसभाओं का, बी है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का। तो स्टूडेंट क्या होना चाहिए? लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? यह भारतीय जनता को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर चीज है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, लोकसभा में अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित प्रस्तुत किया जाता है तो कम से कम कितने सदस्यों को समर्थन होना आवश्यक है किसी अविश्वास प्रस्ताव को पास लाने के लिए? तो किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव को अगर स्टेब्लिश करना होता है तो लोकसभा के या राज्यों की विधानसभाओं के सदन के 1/10 सदस्यों को जो है उस अविश्वास के प्रस्ताव में क्या करेंगे? अपना समर्थन करते हैं, यह प्रस्ताव जो है स्टेब्लिश होता है, तो 1/10 होगा। क्लियर चीज है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे, भारत में लोकसभा का विघटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में लोकसभा का विघटन जो है किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा, ये भी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। लोकसभा के स्पीकर का तो अधिकार ही नहीं है। गृह मंत्री के द्वारा नहीं, गृह मंत्री के द्वारा भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो भारत में क्या है? भारत में लोकसभा का विघटन निम्नलिखित में से किसके दिया जाएगा? तो संसद के द्वारा नहीं दिया जाएगा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा नहीं दिया जाएगा, गृह मंत्री के द्वारा भी नहीं दिया जाएगा। ठीक, किसके द्वारा दिया जाएगा? यह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वह सी होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो कोई भी बिल, देखिए बिल जो है 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से बिल होते हैं? एक होता है सामान्य विधेयक होता है, ठीक है। दूसरा जो है क्या होता है? धन विधेयक होता है। और तीसरा जो है वित्त विधेयक होता है, ठीक है। वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में पूर्व अनुमति जो है किसकी लगेगी? राष्ट्रपति की लगती है, तब वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति का। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। क्लियर चीज है ये। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो याद रखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो है हमेशा लेजिस्लेचर के अधीन रहकर कार्य करती है। लेजिस्लेचर मतलब विधान पालिका या विधानमंडल होगा इसका आंसर होगा बी होगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद के हाल के एक निर्णय के तहत अन्य पिछड़ी जाति समूह की सूची में 17 राज्यों की उपजातियों को एक संख्या को जोड़ा गया, वह संख्या है? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और इसके संदर्भ में जो आंसर था वह सी 136 था। आज से 3-4 साल पहले क्वेश्चन जो है यह एमपीपीएससी प्री में आया हुआ था, एमपीपीएससी प्री में यह एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पढ़ा है, अपने जब मेरा संविधान की क्लास कर रहे थे तो आपको बताया था कि मंत्री परिषद जो है वह सामूहिक रूप से जो है वो किसके प्रति होता है? जो मंत्री वो सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। मतलब विधायिका लोकसभा के प्रति या विधायिका के प्रति जो रिस्पॉन्सिबल होता है, और व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर न तो संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री लिखा है, यहाँ मंत्रिमंडल नहीं लिखा है, तो मंत्री जो है इंडिविजुअल रूप से जो है वह राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगर कलेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्री परिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऐसा आंसर होता है। लेकिन यहाँ मंत्री पूछा है तो मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, ठीक है।
हम अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ठीक है, देखिएगा आर्टिकल 74 और 75 जो है, 74 बोलता है राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगा, एक मंत्रिमंडल होगा जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, क्लियर चीजें। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर जो है वह क्या होगा, 75 होगा। ठीक है, और सारे मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, पद को धारण करते हैं मंत्री। इसका आंसर जो है डी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो रहा है, डी हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से, बजट के मतलब प्रस्ताव, मतलब बजट के से संबंधित कौन सा प्रस्ताव इसमें शामिल है? निंदा प्रस्ताव नहीं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं होगा, स्थगन प्रस्ताव नहीं होगा, कट मोशन या कटौती प्रस्ताव जो है यह बजट से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद के सदस्य के अंतर्गत क्या होगा, संसद के किसी भी सदन से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, संसद के किसी सदन से भी बनाए जा सकते हैं, केवल लोकसभा से बनाए नहीं, राज्यसभा से भी बनते हैं। क्लियर, राज्यसभा से नहीं बनाए जा हो सकते, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य होते होते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो मंत्री परिषद जो मंत्री, इसके ABCD अगर हम देख रहे हैं तो सबसे बेस्ट आंसर जो है ये लग रहा है इसमें, कि वह संसद के किसी भी सदन के से लिए जा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो मंत्री परिषद में मंत्री बनने के लिए क्या होता है, संसद के किसी भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अगर सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना उनको आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की एक विशेषता है? ठीक है, राष्ट्रपति का नेतृत्व, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, नौकरशाही की प्रधानता, कार्यवाही की गोपनीयता। वैसे तो देखा जाए इसका बेस्ट आंसर जो है क्या होगा, डी होगा, कार्यवाही की गोपनीयता। ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कौन सा, मंत्री परिषद का व्यवस्था का एक विशेषता है, तो ये होगा कार्यवाही की गोपनीयता। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्री परिषद के किसी सदस्य को राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है? तो मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है लोकसभा की सिफारिश होने पर? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर? हाँ, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर हटा सकता है। ये और ये नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको पलट दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये जो व्यवस्था बनी थी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, 11वां जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो आर्टिकल यह 75 होगा। ठीक है, आंसर डी होगा, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अध्यात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल जो है वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके होता है, नहीं नहीं, अध्यात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अध्यात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल जो है वह उत्तरदायी होगा किसके प्रति? आंसर सी होगा, संविधान के प्रति होगा। क्या होगा, संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, मंत्री परिषद में फेरबदल का अधिकार किसको है? तो आपने बार बार शब्द चिपरा, हम कैबिनेट की बात करते हैं तो कैबिनेट का हेड कौन होता है, PM होता है। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार किसको होगा, प्रधानमंत्री।
तो होगा। ठीक है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इस संदर्भ में आप देखेंगे। क्लियर चीज है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? पहला, मंत्री को प्रधानमंत्री से असहमत होने पर त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्री परिषद नीति निर्धारक संस्था है। ये तो बिल्कुल सही है। मंत्री गोपनीयता की शपथ से बंधे होते हैं। ये भी सही है। तो क्या सत्य नहीं है पूछा है। मंत्री संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। ये भी सही है। तो मंत्री को प्रधानमंत्री से असहमत होने पर त्याग पत्र देना पड़ता है। ये भी लगभग सही है। यहाँ पर हम बात करते हैं ए बी सी डी जो है यह सभी सही हैं। इस संदर्भ में देखेंगे तो ठीक है। क्या सही नहीं है पूछा है। तो मंत्री को प्रधानमंत्री से असहमत अगर हो गया तो क्या करेगा? प्रधानमंत्री उसको हटा देगा। ठीक है। प्रधानमंत्री क्या करेगा? उसको हटा देगा। त्याग पत्र देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको। ठीक है। मंत्री परिषद नीति निर्धारक संस्था है। बिल्कुल सही है। नीति का निर्माण करता है। नहीं, मंत्री परिषद जो है नीति निर्धारण पॉलिसी मेकर, हाँ बिल्कुल सही है। मंत्री गोपनीयता की शपथ लेने मंत्री, बिल्कुल सही है। मंत्री संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर देखेंगे ए बी सी डी सभी सही हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। क्या भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा न किया गया हो? ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। भारत का राष्ट्रपति जो है ऐसी किसी भी केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके जो सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा न की गई हो? बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है। वह उसी को प्रधान वो क्या करेगा? वह मंत्री बनाएगा जिसकी सिफारिश जो है प्रधानमंत्री किया है। जिसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय मंत्री परिषद के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है मंत्रियों की? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह गांठ बांध लीजिए आप लोग। ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय जो विधानमंडल है वह जो है केंद्रीय विधानमंडल जो है सेंट्रल, वह जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लेजिस्लेचर जो है वो उत्तरदायी किसके प्रति होगा? वह जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति होगा? जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद ग्रहण कर सकता है? ठीक है। सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मैक्सिमम जो है 6 महीने तक जो है वो पद पर आसीन रह सकता है। उसके बाद उसको सदन के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य अगर नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है। तो 6 महीने इसका आंसर होगा। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? ठीक है। तो इस संदर्भ में देखते हैं, प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू तो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने हैं। इंदिरा गांधी भी लगभग 2-3 बार प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा जो है यह प्रधानमंत्री तो ऐसे नहीं थे, यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। क्या थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वह भी 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, 3 बार रहे हैं। क्लियर चीज है ये। तो मोस्टली ऐसे अगर पहले दिसने में लग रहा है कि सभी व्यक्ति क्या होंगे? प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे 4 बार प्रधानमंत्री तो बने हैं, गुलारी नंदा भी 2 बार
कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। अगर कार्यवाहक प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की सीरीज में नहीं गिना जाता है तो इसका आंसर जो है एक, दो और तीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक, दो और तीन होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन एक, दो और तीन इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? ये सी होगा। एक, दो और तीन। क्लियर चीज है ये, ठीक। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री क्या है? भारत का प्रधानमंत्री जो है केंद्रीय सरकार का क्या है? मुख्य है। इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, क्लियर चीज है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हम। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, उनका क्रम क्या था? तो मनमोहन सिंह का क्रम जो है लगभग 16वां था, क्योंकि 17वां जो है प्रधानमंत्री मोदी का है। ठीक है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। क्लियर चीज है ये। तो देखिएगा, कार्यपालिका इससे रिलेटेड दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है कार्यपालिका प्रमुख होता है, तो कार्यपालिका प्रमुख जो कौन हो रहा है? प्रेसिडेंट हो रहा है। लेकिन अगर वहाँ रियल एग्जीक्यूटिव हेड पूछा जाएगा, वास्तविक कार्यपालिका पूछता है, वास्तविक कार्यपालिका अगर पूछा जाता है तो कौन होगा यहाँ पर? पीएम होगा। कौन होगा? पीएम होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्यपालिका प्रमुख पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? संसद के सदस्य नहीं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य। देखिए, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता तो यही है कि वह किसी भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य जो है व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर नहीं है तब भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। 6 महीने के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, लोकसभा। ठीक है, मनमोहन सिंह के सदन में यह है कि मनमोहन सिंह जो है कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं, वह राज्यसभा से ही सांसद थे। ठीक है, कौन? मनमोहन सिंह। लेकिन जनरली क्या होता है, वह लोकसभा, भारत के जितने प्रधानमंत्री जनरली वह लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। तो कभी भी जब प्रधानमंत्री का लिस्ट बनाते हैं तो कार्यवाहकों को वहां से आपको हटा देना है। उस संदर्भ में देखेंगे तो मेरे को लग रहा है देवगौड़ा का नाम आएगा, और देवगौड़ा जो है वह 12वें नंबर के प्रधानमंत्री। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये होगा आपका 1980 से लेकर 1984 तक। इसका आंसर होगा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री एक तानाशाह है, एक समकक्षों में सर्वप्रथम है, समकक्षों में सर्वप्रथम से अधिक है, और समकक्षों में सर्वप्रथम से अधिक है परंतु तानाशाह से कम है। ये डी वाला जो है भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में सही उतर रहा है। तो समकक्षों में वह सर्वप्रथम है से अधिक, परंतु तानाशाह से कम है। क्लियर चीज है ये। तो आप देखेंगे, ठीक है। तो ये मौलिकता को बनाए रखते हुए क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, भारतीय संसद के संदर्भ में देखेंगे, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयोजित होता है? नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। संविधान संशोधन के विधेयक के रूप में नहीं हो सकता। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। ओनली 4 जो है इसका आंसर है डी। क्लियर चीजें, तो समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है? नहीं है। ठीक है, भारत का एक नाम मात्र का राजतंत्र है? ये भी नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है? ये भी नहीं है। भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत ने क्या अपनाया? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया। किस प्रकार की है डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिएगा आप लोग, नंबरिंग में मत जाइए। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया था? सबको मालूम है आपको, धन विधेयक को परिभाषित करने वाला आर्टिकल जो है कौन सा है? आर्टिकल 100।
10 है, क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट है, लाभ का पद जो है वह परिभाषित हुआ है। तो लाभ का पद किससे परिभाषित हुआ है? संविधान के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा। तो लाभ के पद को परिभाषित किया है पार्लियामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की संचित निधि पर धन निर्गम करने का नियंत्रण जो होता है वह पार्लियामेंट को होता है। किसका होता है यहाँ पर? इसका आंसर जो होगा वह संसद होगा, क्योंकि संसद अब संचित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या लाना पड़ता है? एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। तो संसद का नियंत्रण होगा, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका डी आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट हम कथन और कारण को देखते हैं। कथन, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है ये। अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है, ये भी सही बात है। क्लियर है, दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये दो, यही इसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है। भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद बनती हैं, तो भारतीय संसद किससे बनती हैं? केवल लोकसभा से, लोकसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से। अपने पार्लियामेंट के संदर्भ में पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कि पार्लियामेंट किससे बना है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद विधि बनाकर निम्नलिखित में से किस सेवा के सदस्यों के मूल अधिकारों को कर सकती है? तो ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल जो है यह 35 के तहत, यह जो है संविधान को ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 34 के तहत संविधान को ये मतलब पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है कि क्या कर सकती है वह जो सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए या भारत की खुफिया एजेंसी से या सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों, जो इन सेवाओं से जुड़े हुए लोगों हैं, उनके मूल अधिकारों को क्या कर सकती है? वह सीज कर सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो राज्य पुलिस के संदर्भ में कर सकती है वह। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखिएगा। ठीक है, भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। भारतीय संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के संग में संशोधन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। भारत की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। मूल कर्तव्यों में संशोधन कर सकती है। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान के हर पार्ट में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में वो परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन में राज्य के अध्यक्ष को प्राप्त होती है। संसदात्मक शासन में राज्य के अध्यक्ष को प्राप्त होती है। ठीक है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसको जो है नामात्र की शक्तियां प्राप्त होती हैं। 20 राज्यपाल और राष्ट्रपति के संसद में देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री होता है वही सर्वशक्तिशाली होता है, वही सर्वशक्तिशाली होता है। ठीक है। जो राष्ट्र का जो संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, वह नाम मात्र की शक्तियां उसके हाथ में रहती हैं। ठीक है। वह मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करता है, जिसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्मक शासन में राष्ट्रपति शासन का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है, राज्य और शासन दोनों का प्रधान होता है। इनमें से किसी नहीं बताइए, इसका आंसर जो है सी होगा। ठीक है। यह राज्य और शासन दोनों का प्रधान होता है। अध्यात्मक शासन व्यवस्था देखिएगा, किसके संदर्भ में हम देखेंगे इसको? इसको अमेरिका के संदर्भ में देखिएगा। वह राज्य व देश का और शासन दोनों का प्रमुख कौन है? वह प्रधान, वहाँ का राष्ट्रपति होता है। क्लियर चीज है, इस बात को इससे समझिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बनाइए साथ में। भारत के संसदीय प्रजातंत्र का व्यवहार में कौन मुखिया है? तो व्यवहार का मतलब क्या होता है? वास्तविकता। ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाना है, कौन होगा? राष्ट्रपति होगा? नहीं होगा। यह तो क्या है? ऐसे एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रधानमंत्री है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? संसदीय सरकार का अध्यक्ष जो है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका आंसर आंख बंद करके प्रधानमंत्री लिखाएगा। ठीक है।
किस सीमा तक संसद अपनी शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकती है? तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में आया हुआ है और यूपीपीसीएस में भी 2010 या 9 में ये क्वेश्चन जो आया हुआ था। किस सीमा तक संसद अपनी शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकती है? इसका आंसर बी है, आवश्यक शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकती। ठीक है, आंसर याद रखिएगा। भारत में व्यवस्थापिका निम्नलिखित किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारत का जो लेजिस्लेचर जो है वो किस पर आधारित है? वो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? आंसर जो है डी होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत में व्यवस्थापिका निम्नलिखित किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारत में व्यवस्थापिका जो है निम्नलिखित किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारत में व्यवस्थापिका जो है वह किस पर आधारित, अभी क्वेश्चन लगाया था हमने, डी होगा, ब्रिटेन पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। भारतीय संसद में केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं, केवल अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं, केवल नामांकित होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा नामांकित सदस्य होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो भारतीय संसद जैसे लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है ना। तो लोकसभा में क्या होते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं और नामांकित भी होते हैं। राज्यसभा में क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं और नामांकित भी हो रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संसद के सदस्यों का निर्वाचन किसके देख-रेख में होता है? तो भारत में संसद के सदस्यों का निर्वाचन जो है सबको मालूम है, भारतीय निर्वाचन आयोग की देख-रेख में होता है। ठीक है। फिर भारत के संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो कौन संयुक्त अधिवेशन को आर्टिकल 108 के तहत जो है, आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। आंसर क्या होगा इसका? ये आंसर होगा राष्ट्रपति। क्लियर चीज है ये, ठीक। फिर को अगला क्वेश्चन से देखिएगा। संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध, स्टूडेंट जब मेरा क्लास किया था, हमने अपने आपको आपके लिए अलग से क्लास लिया था पंचायती राज व्यवस्था। उस संदर्भ में उस क्लास को फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो किससे रिलेटेड है? वह पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। वह पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आते हैं? त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आते हैं देखेंगे। ग्राम पंचायत आएंगे, ठीक है, ब्लॉक लेवल पंचायत आएगा, ब्लॉक, और तीसरा जो है जिला पंचायत आएगा। तो अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों के संदर्भ में अलग अलग बताते हैं। तो पहला क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत आ ही रहा है। ब्लॉक समिति है, ब्लॉक पंचायत हो गया, और जिला परिषद हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो भारत में क्या है? त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। गांव लेवल पर विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक लेवल पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर जनपद पंचायत, और जिला लेवल पर जो है जिला पंचायत के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ये है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का क्या प्रधान? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी होगा। ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। क्लियर है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के तहत जो है प्रधान मतलब पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, क्या, ताकि विकास का जो मुद्दा है या सत्ता का जो शक्ति का जो केंद्र किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न रहकर क्या किया है, उसको विकेंद्रीकृत कर देना है। अलग अलग स्तर पर क्या करना है? शक्तियों को बंटवारा कर देना है। ठीक है। पंचायती राज को खालिस्तान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो पंचायती राज को भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना
देखिएगा पंचायती राज के संदर्भ में जो मुख्य प्रावधान है वह क्या है, 73वां संविधान संशोधन है। तो आंख बंद करके जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो किसको सहयोग की जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता का। यही आंसर सही है। किसकी सहयोग की जरूरत पड़ रही है? स्थानीय जनता के सहयोग की हम जरूरत पड़ रही है। क्लियर चीज है ये। तो आप क्या कर रहे हैं? एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ एमसीक्यू लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से लगाइए चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यह राज्यसभा से संबंधित हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आप लोगों को समय दे रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? जल्दी से बताएं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा में लिखेंगे राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को जो है वह राज्यसभा की नॉमिनेट करता है। किस क्षेत्र से होते हैं 12? यह जो होते हैं देखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में होते हैं, कला के क्षेत्र में होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, और खेल के संदर्भ में होते हैं। ठीक है, इत्यादि क्षेत्रों में वह उत्कृष्टता को प्रदर्शन किया हो तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं रहता? तो यह बिल्कुल स्टूडेंट्स क्या होगा? यह राज्यसभा होगा। क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह राज्यसभा से मनोनीत नहीं होता। वह जो है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और वह पदेन भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। मतलब राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिएगा, तो राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या है? सभापति है। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं, और राज्यसभा के क्या हैं? चेयरमैन हैं। क्लियर चीज है ये, तो इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो है 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं? नहीं। 5 वर्ष के लिए तो लोकसभा के होते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा क्या है? यह एक स्थायी सदन है। कैसा है यह? एक स्थायी सदन है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसके सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं? नहीं, गलत है ये। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे विकसित नहीं, सही है। ये कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ले लेते हैं और नए चुन लिए जाते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। बी और सी जो है दोनों सही हैं। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ठीक है, आंसर क्या हो रहा है इसका? डी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? ठीक है, तो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की कितने सीट हैं? 31 सीट। कितने सीट हैं? 31 सीट है। आंध्र प्रदेश में 11 सीट है, मध्य प्रदेश में 11 सीट है। तो यहाँ पर टोटल 22 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 11 हैं और तमिलनाडु में जो है 12 हैं, तब भी नहीं होगा। बिहार में देखते हैं, बिहार से और आंध्र के संदर्भ, बिहार में जो सीट है संभवतः वो 15 है और 11 है। तो 15 और 11 कितना होगा ये भी नहीं होगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं, महाराष्ट्र में जो है वह 19 है और 11। तो 19 और 11 देख रहे हैं तो 30 हो रहा है। ठीक है, तब भी 31 नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र और तमिलनाडु होता
तो क्या हो जाता है, यह सही हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में कितना है, 19 है, और तमिलनाडु में 12 है। तब ये जाकर होता, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कोई नहीं होगा। 31 तो है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बन रहा है, तो हम इसको मतलब कोई नहीं करेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के साथ अगर तमिलनाडु होता तब हम कर सकते थे, या कर्नाटक होता तो हम कर सकते थे, ठीक है। महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक या महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है इसको टच नहीं कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आप लगाइएगा। निम्नलिखित में राज्यों के युग्म में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र नहीं होगा, अभी हमने देखा यूपी में कितना है, 11 है, और महाराष्ट्र में कितना है, 19 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 11 है और तमिलनाडु में जो है 12 है, ठीक है। गुजरात और राजस्थान हो सकता है, ठीक है। गुजरात में 11 है, गुजरात में क्या है, 11 है, और राजस्थान में स्टूडेंट जो है 10 है, ये भी नहीं हो सकता। महाराष्ट्र और तमिलनाडु, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 12 है, ये भी नहीं हो रहा है। तो किसी राज्य, मतलब यहाँ पे एक जोड़ी जो है लगभग जुड़ रही थी, कौन सी सी, गुजरात और राजस्थान, तो ये नहीं है। राजस्थान में कितना है, 10 सीटें हैं, तो इनमें से यहाँ भी कोई नहीं होगा। देखिएगा 11 जो सीट है यहाँ पर, अगर गुजरात के साथ जो है एमपी रहता तो यह बात बनी रहती। कर्नाटक के साथ अगर तमिलनाडु होता तो बनी रहती, क्योंकि दोनों में की सीटें कितनी है, 12 है, यहाँ पे 11 है। क्लियर चीजें, तो इसको हम नहीं करेंगे। उड़ीसा के साथ राजस्थान रहता तो 10-10 हो जाता। क्लियर चीजें, तो यहाँ पर अब देखेंगे राज्यसभा में इनमें भी कोई आंसर हमको नहीं मिल रहा है। ए बी सी डी सभी गलत है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकाधिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति जो है, वो देखेंगे। अब आपको जब राज्यसभा पढ़ा रहा था, तो राज्यसभा की जो एकांतिक शक्ति था, आर्टिकल 312 के संदर्भ में और आर्टिकल 249 के संदर्भ में था। किसके संदर्भ में? आर्टिकल 312 और 249 के संदर्भ में था। तो यहाँ पर जो है यह बात फुलफिल हो रही है, अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में आर्टिकल 312 के संदर्भ में है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। आंसर क्या होगा इसका? ए इसका आंसर होगा, ठीक है। आर्टिकल 312 के संदर्भ में आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो लग रहा है। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश, नहीं, ये नहीं होगा, भी नहीं होगा, नहीं, सी भी नहीं होगा। इसके एक तिहाई प्रति 3 वर्ष में अगर, नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में क्या कर लेते हैं? अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 को देखिएगा। नीचे कुछ राज्यों और राज्यसभा में उनके आवंटित सदस्यों की सूची में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है होना चाहिए आंसर इसमें। ठीक है। देखिए प्रथम दृष्टि से तो हमको ये लग रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 19 है, पश्चिम बंगाल ये है, तमिलनाडु में थोड़ा डाउट लग रहा है। तो सुमेलित नहीं है पूछा है ना, तो मध्य प्रदेश आप ये आंसर मार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी, 11 है, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें दी गई हैं? राज्यसभा में देखिएगा में किस आधार पर सीटें दी, देखिए मोस्टली सीटें जो है राज्यों की जो है वह जनसंख्या ही होता है, लेकिन राज्यसभा की सीटों के आधार पर जनसंख्या के अलावा कुछ अन्य आधार भी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर उसकी जनसंख्या तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर, इसका आंसर हम डी ले सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या के साथ उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भी राज्यसभा में क्या की जाती है, सीटों का आवंटन किया जाता है। क्लियर चीज है ये।
तो राज्यसभा में याद रखिएगा, राज्यसभा में मुख्य आधार तो जनसंख्या है, लेकिन इसके अलावा अन्य चीजों को भी क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन से राज्यसभा में केवल एक सदस्य भेजता है? अरुणाचल प्रदेश में भी एक है, मणिपुर में भी एक है, गोवा में भी। आंसर क्या होगा, सही डी, ऑल ऑफ द एबव होगा। राज्यसभा में किस मुद्दे पर सरकार के हार जाने का क्या परिणाम, राज्य किसी मुद्दे पर सरकार के हार जाने का परिणाम क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसका आंसर, राज्यसभा में न तो धन विधेयक के संदर्भ में है, राज्यसभा में न तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, न कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, तो इससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है, द्वितीय वर्ष समाप्त होने पर राज्यसभा में से कितने सदस्य हट जाते हैं? तो दूसरे वर्ष समाप्त होने पर राज्यसभा में से एक तिहाई सदस्य, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन बनाया था, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी था। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीजों को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। राज्यसभा का सभापति होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है। राज्यसभा का सभापति तो निर्वाचित नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वही पदेन होता है। तो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन होता है। इसका आंसर होगा बी होगा। संसदीय संविधान अंतर्गत राज्यसभा विशेष स्थिति में है, शक्ति के भंडार के रूप में, कार्यकारिणी के रूप में, संसद के रूप में, बजट पारित करने की संस्था के रूप में। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसको पढ़िएगा और देखिएगा कैसे सी आंसर क्यों हो रहा है। तो सी आंसर आपको मतलब पार्लियामेंट के लिए अभिन्न घटक के दोनों हाउस और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बना है, पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, हमारे अलग अलग राज्यों में जो सीटें हैं राज्यसभा की फिक्स की गई हैं, उस राज्य के जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं क्या करते हैं, वह चुनते हैं। तो ये क्या होगा, जनता डायरेक्ट नहीं चुन रही है, तो अप्रत्यक्ष, क्या होगा, सी, अप्रत्यक्ष प्रणाली। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा क्या है, यह एक स्थायी सदन है। क्या है, स्थायी सदन है। ठीक है, तो इसको अभी समाप्त करने का अधिकार अभी किसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। क्या व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी स्थिति में सीमित या समाप्त किया जा सकता है? ये है तो की, ठीक है, तो क्या होगा, सी, इसका आंसर सी होगा। विधि के विधित प्रक्रिया द्वारा, विधि के स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही किसी व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को वंचित किया जा सकता है, उसके अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कितने घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है? अब जब हेबियस कॉर्पस पढ़ा रहा था आपको, तो 24 घंटे के अंदर। क्या होगा इसका आंसर, 24 घंटे होगा। ठीक है, फिर चीज है ये, अनुच्छेद 22 के तहत निम्नलिखित में से किसके बंदीकरण, ये क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का आप लोगों का इस क्वेश्चन का। 22 के तहत निम्नलिखित में से किन्हें बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण प्राप्त नहीं है? बात करें तो आर्टिकल 22 किसके ऊपर मतलब किसके लिए, किसके संदर्भ में नहीं है? तो शत्रु देश के नागरिक के संदर्भ में भी नहीं है, और वो व्यक्ति जो निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार है, उस व्यक्ति को केस संरक्षण नहीं देता है। तो उपयुक्त दोनों होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। क्लियर चीजें ये, तो इसका आंसर क्या हुआ, सी हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या नहीं शामिल है? याद रखेंगे, पहला, राज्य को धर्म के आधार पर वित्तीय अनुदान प्राप्त करने में विभेद नहीं करेगा।
ठीक है, स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। लेकिन पूछा क्या नहीं शामिल है? राज्य के पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट नहीं। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, तो इसको हम देखते हैं, अगला पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की छूट है, ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक और धर्मांध संस्थाओं को चलाने की छूट, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? बी। 13 चीजें, इसका आंसर क्या हो रहा है? बी इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 29 के अनुसार व्यक्ति नागरिकों के प्रत्येक वर्ग में क्या सुरक्षित रखने का अधिकार है? भाषा का, लिपि का, संस्कृति का और सभी। तो देखिए आर्टिकल 29 में क्या लिखा गया है? वो व्यक्ति जिनकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उन्हें अपना संरक्षित और अक्षुण्ण रखने का अधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर होगा। ठीक है। अनुच्छेद 30 के अनुसार किसी किस प्रकार के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनको प्रशासन करने का अधिकार है? तो ठीक है, तो अल्पसंख्यक की बात करता है, तो ये भाषाई अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का जो संदर्भ है वो है, चाहे भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, सभी को अपनी रुचि का क्या है? धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। क्लियर चीज है ये? इस संदर्भ में आप देखिएगा सब चीजों को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में राज्य केंद्र से अधिक शक्तिशाली है? राज्य और केंद्र समान रूप से शक्तिशाली है? राज्य केंद्र से तो कदापि नहीं, गलत है और स्टेटमेंट। राज्य और केंद्र समान रूप से शक्तिशाली नहीं। जब मैं आपको केंद्र राज्य संबंध पढ़ा रहा था, क्या बोला था? जब दो प्रशासनिक शक्तियां एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो जहां पर वो मिलती हैं, वहां पर जो क्या होता है, केंद्र जो है ज्यादा शक्तिशाली होता है। केंद्र क्या होता है? ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है। केंद्र केवल आपातकाल में ही राज्यों को अधिक शक्तिशाली है। केंद्र राज्यों से अधिक से, इसका आंसर डी हो। केंद्र जो है हमेशा जो है राज्यों से क्या है? शक्तिशाली। संविधान के द्वारा जो उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। तो इसकी चीज को याद रखिएगा। ठीक है। हमारे संविधान की क्या विशेषता थी? संविधान की विशेषता कि भारत के संविधान जो है एकात्मक की ओर झुका हुआ क्या है? एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो ठीक है। एकात्मकता का मतलब क्या है? जहाँ केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध मतलब इमरजेंसी पावर जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका नहीं, जर्मनी के ये हो सकता है, कनाडा नहीं, सोवियत नहीं। इसका आंसर क्या है? इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360, 356 और 352, या जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया। इसका आंसर क्या होगा? आंसर जो है बी होगा। क्या है? आंसर बी। ठीक है। स्टूडेंट इस प्रकार जो है हमने लगभग जो है 100 जो है एमसीक्यू जो है हमने यहाँ पर देखा, और इसके माध्यम से 3 टॉपिक को मोस्टली कवर करने की कोशिश किया मैंने। आपका पार्लियामेंट कोशिश किया, ठीक है, कैबिनेट मंत्रिमंडल के कैबिनेट एंड पीएम को कवर किया, ठीक है, तीसरा फंडामेंटल राइट्स, और चौथा जो है पंचायत को कवर किया है यहाँ पे। ठीक है। तो इसके माध्यम से जो है आप लोगों का जो डिमांड था कि सर एमसीक्यू लेकर आइए, तो आप लोगों के कहने पर मैं एमसीक्यू को लेकर आया, और देखते हैं कि कौन स्टूडेंट जो है ज़्यादा अच्छे से इसमें रिप्लाई करता है, कौन मेरे क्लास को बहुत अच्छे से देखा है और रिवीजन किया है। इससे समझ में आ जाएगा, आप जैसा आंसर देंगे। ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।